हेलो स्टूडेंट, आई निशा पाशा साल्वे योर बायोलॉजी मिंटोर। तो बच्चों, हमारा क्या चल रहा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं बाय आर.एच. विटेकर 1969। रिमेंबर दिस सन, राइट? सो आज हम देख रहे हैं, हमारा मोनेरा हो चुका है, प्रोटिस्टा डन हो चुका है। आज हम देखेंगे फंजाई, राइट? माइकोटा या माइचोटा। इज दैट क्लियर? सो आज फंजाई का हम स्ट्रक्चर और न्यूट्रिशन की बात करने वाले हैं। माइसीलियम के बारे में भी बात करेंगे और साथ में इनको किस तरीके से क्लासिफाइड किया, छोटी छोटी बातें करेंगे, राइट? क्योंकि फर्दर हम क्लासिफिकेशन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आ जाइए, तो किंगडम फंजाई माइकोटा पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि है क्या क्या चीजें। यदि हम फंगस की बारे में स्टडी करें तो साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें फंगस के बारे में स्टडी की जाए उसको हम क्या कहते हैं? माइकोलॉजी या माइकोलॉजी, राइट? तो स्टडी ऑफ फंजाई इज माइकोलॉजी। फिर हम बोलेंगे कि फंजाई जो टर्म है वो किसने दी? गैस्पर्ड बुइन, गैस्पर्ड बुइन, बोथ आर सेम थिंग, राइट? तो गैस्पर्ड बुइन ने क्या दी? फंजाई टर्म दी। फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है? तो हम बोलेंगे पीए मिशेल। क्या है? फादर ऑफ माइकोलॉजी पीए मिशेल। लेकिन इंडियन फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है? तो हम बोलेंगे हमारे बटलर हैं। इंडियन फादर ऑफ माइकोलॉजी बटलर। फिर हम बोलेंगे कि एक कुछ बातें जो पूछी जा सकती है एग्जाम में फॉर योर नॉलेज, तो हम बोलेंगे कि रस्ट डिजीज, राइट? रस्ट डिजीज के बारे में बताया था, किसने बताया था? केसी मेहता जी ने। केसी मेहता जी ने बोला था पिक्सीनिया होता है फंगस में ही, हमारे ग्रुप है एक पिक्सीनिया। उसमें क्या देखा जाएगा कि जो वीट है, ये वीट का प्लांट है, 2 होस्ट होते हैं पिक्सीनिया के, एक होता है वीट और एक होता है बार्ले। बार्ले जो है हील पे प्रेजेंट है और ये नीचे प्रेजेंट है। कौन? वीट। दोनों होस्ट है। अब क्या होगा, यहां से स्पोर कहां जाएंगे? इस हील स्टेशन पे विद द हेल्प ऑफ एयर, विद द हेल्प ऑफ एयर। फिर आप देखोगे वापस से एयर चलेगी, ये यहां आकर के पैथोजेनिसिटी शो करेंगे। तो एयर के फ्लो द्वारा रस्ट डिजीज देखी गई वीट के अंदर। ये किसने बताया हमें? सबसे पहले केसी मेहता जी ने। इज दैट क्लियर? अब हम बात करेंगे क्लोरोफिलस प्लांट। अरे मैम, आप तो फंगस को प्लांट बोल रहे हो। तो बच्चों, आपके एनसीईआरटी की बुक में भी कहीं बार लिखा हुआ है माइसीलियम प्लांट बॉडी, राइट? माइसीलियम प्लांट बॉडी बोला गया है। तो क्लोरोफिलस प्लांट किसने बोला? या नॉन वेस्कुलर थाइलोफाइटा, किसने बोला इनको? उन्होंने बोला, जो नाम था बैसे ने। तो क्या क्या पता लगा हमें? स्टडी ऑफ फंजाई माइकोलॉजी, फादर ऑफ माइकोलॉजी मिशेल, इंडियन माइकोलॉजी बटलर, टर्म फंजाई गैस्पर्ड बुइन, रस्ट डिजीज को किसने बताया? केसी मेहता ने। और बैसे ने हमें क्या बताया? कि ये क्लोरोफिलस प्लांट बॉडीज हैं। नाउ क्लियर? फिर हम देखेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, राइट? हैबिट और हैबिटाट की बात करें तो ये हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। हेटेरोट्रॉफिक है, दैट मीन्स हर जगह अलग अलग तरीके का नेचर शो करेंगे। फंजाई शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी। बच्चों, एक वर्ड है यहाँ पर, कॉस्मोपॉलिएशन। ये क्या है? कॉस्मोपॉलिएटन जो है, इसका मतलब होता है अलग अलग क्षेत्रों से। मतलब फंगस जो है बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी शो करती है। क्यों करती है? क्योंकि वो अलग अलग क्षेत्रों में रहती है, राइट? तो ग्रेट डाइवर्सिटी इन द मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। दे आर कॉस्मोपॉलिएशन एंड अकर इन एयर में भी है, वाटर में भी है, सॉइल में भी है, एनिमल्स में भी है, प्लांट्स में भी है, राइट? फंगाई प्रिफर टू ग्रो इन अ वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। जहां पर थोड़ा सा गर्म सा माहौल होगा वहां पर क्या होंगे? फंगस इजीली ग्रो कर जाएंगे। स्ट्रक्चर की बात करें तो फंजाई क्या है? मल्टी सेल्यूलर एंड फिलामेंटस है। कैसे हैं? फंगस कैसे होते हैं? मल्टी सेल्यूलर है और फिलामेंटस इन स्ट्रक्चर है। बट ईस्ट के बारे में बात करें तो ईस्ट हमने कहां रखने की बात करी थी? प्रोटिस्टा में, याद आ रहा है? यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स है। तो एक्सेप्ट
ईस्ट की बात हो गई, अपवाद निकल गया। फंजाई बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, राइट। जो लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हाइफी, राइट। और यदि हाइफी का बहुत सारा नेटवर्क हो, राइट, हाइफी का बहुत सारा नेटवर्क हो तो हम उसको क्या कहेंगे? माइसीलियम। क्या कहेंगे बच्चों? माइसीलियम कहेंगे। इज दैट क्लियर? कॉइनोसाइट हाइफी। अब देखो, ये चीज के बारे में बात करने से पहले हम क्या देखेंगे कि आप यदि फंगस की बात करो, वैसे तो हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस, लेकिन अभी थोड़ी सी बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अपन माइसीलियम के रेफरेंस में बात करेंगे। तो फाइकोमाइसिटीज, ये क्लासिफिकेशन है फंगस का। फिर हम बोलेंगे बेसिडोमाइसिटीज, फिर हम बोलेंगे एस्कोमाइसिटीज, और लास्ट वन इज ड्यूटोरोमाइसिटीज। ये क्या है? क्लासेस है हमारी किसकी? फंगस की। इसमें फाइकोमाइसिटीज को भी फर्दर दो भागों में विभाजित किया है, ओमाइसिटीज एंड अनदर वन इज ज़ूमाइसिटीज, राइट। अब देखो मजेदार बात, यदि मैं बात करूंगी लोअर फंजाई की, ठीक है, लोअर फंजाई की बात करूंगी तो फाइकोमाइसिटीज को हम लोअर फंजाई के रूप में देखते हैं, राइट। और हायर फंजाई के बारे में बात करोगे तो आप बोलोगे कि नीचे लिखो मैम, ना, हम बोलेंगे बेसिडोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज को। बेसिडोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज को मैंने क्या बोला? हायर फंजाई बोला। तो आप लोगों के दिमाग में जो क्वेश्चन आना चाहिए वो क्या आना चाहिए कि मैम ड्यूटोरोमाइसिटीज को हायर फंजाई में क्यों नहीं रखा? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो आर.एच. विटेकर जी हैं, आर.एच. विटेकर जी हैं, उन्होंने बोला कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक क्लियर नहीं है। गौर से सुनना बात, ड्यूटोरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, राइट, इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। फिर इन्होंने बोला कि मान लीजिए इन फ्यूचर आपको ड्यूटोरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लियर भी हो जाए तो भी हम इसको किस में नहीं रखेंगे? हायर फंजाई में नहीं रखेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे, बेसिडोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज, और उसके अंदर भी हम इसको किस में डालना चाहें? उन्होंने सजेशन दिया है, किसने? आर.एच. विटेकर जी ने, कि यदि वैसे तो हम इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोल रहे हैं, बट इन केस इसको हमें डिवाइड करना हो, आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्लियर हो जाए तो हम इसको अलग से नहीं रखेंगे, हम या तो इसको इसमें डालेंगे या इसमें, और इन दोनों में भी हम इसको किस में ऐड करेंगे? एस्कोमाइसिटीज में। ये उनके सजेशन थे, जो इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने आपको बताई। अब अपन क्या बात करेंगे? यहां पर हम बात कर रहे हैं माइसीलियम की, राइट। तो हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ हाइफी, ठीक है, ग्रुप ऑफ हाइफी। अब माइसीलियम के आधार पर फंगस को भी हमने बांटा है, ठीक है। तो पहला माइसीलियम जो है वो हम बोलेंगे कॉइनोसाइट माइसीलियम, कॉइनोसाइट माइसीलियम। लेकिन अपन ग्रुप ऑफ हाइफी की बात करें तो ये क्या है? थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, गैमेटोफाइट्स है। इज दैट क्लियर? तो कॉइनोसाइट माइसीलियम में क्या है? देखो बच्चों, कॉइनोसाइट का मीनिंग मैंने तुम्हें स्लाइम मोल्ड में बताया था, यानी कि हाइफी है, ग्रुप ऑफ हाइफी है, यहां पर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी कि कैसी कंडीशन है बच्चों? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, राइट, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है। अब यहां पर तुम्हें कोई वॉल नजर आ रही है न्यूक्लियस के बीच में, वॉल को हम क्या कहते हैं? सेप्टा, सेप्टा बोल रहे हैं, लेकिन यहां तो कोई भी सेप्टा नहीं है मैम, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? असेप्टेट कंडीशन पे है। तो
तो कॉइनोसाइट माइसीलियम क्या है? ग्रुप ऑफ हाइफी है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, असेप्टेड है, कोई भी बीच में वॉल नहीं है। तो जो कॉइनोसाइट माइसीलियम है, जब अपन फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे फंजाई का, तो वहाँ फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज पढ़ेंगे। तो हम बताएंगे कि वहाँ पर कैसे माइसीलियम पाई जाती है, राइट? यदि मैं तुम्हें डायरेक्ट क्लासिफिकेशन पढ़ा देती या मैं उस समय एक टेबल बना करके क्लासिफिकेशन में बताती कि ये चीज़ें तुम्हें वहाँ देखनी है, तो तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि कॉइनोसाइट माइसीलियम क्या है, हाइफी क्या है, प्राइमरी माइसीलियम क्या है, सेकेंडरी माइसीलियम क्या है। मैं बोलती कि हाँ एस्कोमाइसिटीज में तुम्हें प्राइमरी माइसीलियम देखने को मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन क्या था? प्राइमरी माइसीलियम क्या है मैम, राइट? तो मल्टी न्यूक्लिएट असेप्टेड कॉइनोसाइट माइसीलियम हमें किस ग्रुप में देखने को मिलेगी? वो मिलेगी हमें फाइकोमाइसिटीज में, ठीक है? फाइकोमाइसिटीज के अंदर हमें कॉइनोसाइट माइसीलियम देखने को मिलेगी। आ जाओ आगे। फिर आया दूसरा माइसीलियम के हिसाब से प्राइमरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम में क्या होगा बच्चों? ये हाइफी हो गया, यहां पर एक एक न्यूक्लियस मिलेगा, यानी कि एक सेल में, हाइफी के सेल में एक न्यूक्लियस मिलेगा और यहां पर पोरस सेप्टेट भी मिलेंगे, पोरस सेप्टा भी मिलेगा। पोरस सेप्टा इतना ही पोरस होना चाहिए कि केवल साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज हो। आई अगेन रिपीट कि जो सेप्टा है यहां पर, ये इतनी ही पोरस होनी चाहिए कि यहां से सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म का इंटरचेंज हो, लेकिन न्यूक्लियस का नहीं हो। इज दैट क्लियर? तो यहां पर कैसे मिलेंगे? पोरस सेप्टेट होंगे, ये यूनी न्यूक्लिएट होंगे, यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन होगी। तो प्राइमरी माइसीलियम आपको कहां कहां देखने को मिलेगी? तो इसका एग्जाम्पल है एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज में हमें प्राइमरी माइसीलियम देखने को मिलेगी। याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। अब अपन एक और बात देख लें। फिर हम बोल रहे हैं थर्ड बात कि हमें तो सेकेंडरी माइसीलियम, या हम बात करें डाइकैरियोटिक स्टेज हो। अब ये क्या हुआ? देखो सेकेंडरी माइसीलियम में कुछ नहीं है, ये हाइफी है, यहां पर पोरस सेप्टा है, लेकिन यहां पर जो न्यूक्लियस है वो हमारे डाइकैरियोटिक, यानी दो न्यूक्लियस होने चाहिए, N+N कंडीशन होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी माइसीलियम। अब जो बात जानने की है वो देखिए। देखो बच्चों, जो डाइकैरियोटिक स्टेज है वो कहां मिलेगी? ठीक है, ये मिलेगी आपको एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज, यानी कि मैं कह सकती हूं हायर फंजाई में मिलेगी बेसिडोमाइसिटीज। अब जो बात जानने की है, एस्कोमाइसिटीज में क्या मिलेगी? शॉर्ट लाइफ। ठीक है, शॉर्ट लाइफ के लिए मिलेगी किसमें? एस्कोमाइसिटीज में। सिर्फ एस्कोमाइसिटीज का एस्को लिख रही हूं। और यदि बेसिडोमाइसिटीज की बात करें तो ये लॉन्ग लिव्ड होगी। इसका क्या मतलब हुआ मैम? इसका क्या मतलब हुआ? तो बच्चों, तो एस्कोमाइसिटीज में ये शॉर्ट लिव्ड कैसी हुई? आओ, यहां पर दो हाइफी है, इसके पास भी न्यूक्लियस है, इसके पास भी न्यूक्लियस है, दोनों फ्यूज हो जाएंगे, हमारे डाइकैरियोटिक स्टेज हो जाएगी, सॉरी। फिर अपन क्या करेंगे? ये थोड़े समय बाद इस तरीके से, मतलब यहां पर देखो एक न्यूक्लियस यहां आ जाएगा, एक न्यूक्लियस यहां आ जाएगा, तो थोड़े समय तो ये डाइकैरियोटिक स्टेज रही, शॉर्ट लिव्ड रही ना, थोड़े समय रही। अब बेसिडोमाइसिटीज में लॉन्ग लिव्ड कैसे रहेंगी? ठीक है, यहां पर बच्चों जब अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो एक पढ़ेंगे क्लैम्प कनेक्शन,
क्लैम्प कनेक्शन। ये जो क्लैम्प कनेक्शन है बच्चों, ये कैसा होता है, मोनोकैरियोटिक जो सेल होगी, मोनोकैरियोटिक कन्वर्ट्स इनटू डाइकैरियोटिक स्टेज। अब ये क्लैम्प कनेक्शन क्या होता है, वैसे थोड़ा अपन बाद में पढ़ेंगे लेकिन देख लेते हैं। यहां पर ये हाइफी है। अब जो सेप्टा है बच्चों, यहां पर जो सेप्टा है वो थोड़ा सा यूनिक सेप्टा है। डाइपोर सेप्टा कैसा है, डाइपोर सेप्टा है। अब ये डाइपोर सेप्टा में यहां एक न्यूक्लियस है, इसको अलग कलर से कर लो, यहां एक न्यूक्लियस है, यहां एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। अब मोनोकैरियोटिक हो गया, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, डाइकैरियोटिक में। कैसे बतानी है, लॉन्ग लीव। तो क्या होगा, जब क्लैम्प कनेक्शन होगा, जब क्लैम्प कनेक्शन होगा तो कैसे होगा, आ जाओ। ये क्लैम्प कनेक्शन हुआ तो ये जो न्यूक्लियस था बच्चों, ये यहां से यहां जाएगा, मैं ऐसा ही बना देती हूं। तो ये मोनोकैरियोटिक से डाइकैरियोटिक स्टेज हो गई। फिर इसका जब क्लैम्प कनेक्शन होगा तो ये यहां से यहां जाएगा, तो ये डाइकैरियोटिक स्टेज होगी, यानी कि लंबे समय तक रहा, लॉन्ग लीव्ड रहा। जबकि हमने एस्कोमाइसिटीज में शॉर्ट लीव में देखा, यहां पर दोनों साथ में थे, फिर से मोनोकैरियोटिक स्टेज में आ गए। तो जो सेकेंडरी माइसीलियम या डाइकैरियोटिक स्टेज है वो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में पाई जाती है, लेकिन बेसिडोमाइसिटीज में लॉन्ग लीव होगी और एस्कोमाइसिटीज में शॉर्ट लीव्ड होगी। इज दैट क्लियर? तो कोइनोसाइट हाइफी क्या हुआ, सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। बहुत सारा साइटोप्लाज्म तो है, लेकिन इसमें क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अदर फंजाई हैव सेप्टे और क्रॉस वॉल इन देयर हाइफी। भाई सेप्टा वाला है, अभी जो मैंने बताया तुम्हें, प्राइमरी हमारा माइसीलियम आ गया, सेकेंडरी माइसीलियम आ गया, प्रेजेंस ऑफ हाइफी, प्रेजेंस ऑफ सेप्टा इन विच। ठीक है, नाउ सेल वॉल की बात करें तो जब मैंने आर.एच. विटेकर की बातें बताई थी तुम्हें, तो याद हो तो मैंने बोला था कि जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो मोस्टली काइटिन की बनी हुई होती है, लेकिन एक अपवाद भी बताया था, याद आ रहा है, ओमाइसिटीज। ओमाइसिटीज किस में आता है, फाइकोमाइसिटीज में। ओमाइसिटीज की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोजिक होती है। क्लियर? तो कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स। With chitin, some quantity of protein, lipids, cellulose are also present in the cell wall of fungi. Chitin is a long chain polymer और इसमें कौन सी यूनिट पाई जाती है, नाक पाई जाती है, N-acetyl glucosamine। डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज और किससे लिंक होता है ये, β1,4 लिंकेज से। काइटिन इज ऑल्सो फाउंड इन कॉकरोच की तुम्हारे बाहर का साइटोस्केलेटन देखा है, वो भी काइटिन का बना होता है। चर 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 आवाज आती है जब वो मारते हैं उसको झाड़ू से, धड़ चर चर सी आवाज आती है, वो काइटिन की वजह से आती है। तो काइटिन ऑल्सो फाउंड इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट। सेल वॉल ऑफ द मेंबर्स ऑफ क्लास ओमाइसिटीज इज मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। आई ऑलरेडी टोल्ड यू। स्टोर्ड फूड, यदि अपन इसके रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें तो ये क्या करता है, ग्लाइकोजन एंड ऑयल्स को स्टोर करता है, ग्लाइकोजन एनिमल्स की तरह। राइट? न्यूट्रिशन देखो भाई, न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन इन फंजाई होता है, मोस्टली सेप्रोट्रॉफिक। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ फूड फंजाई आर डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, सेप्रोट्रॉफिक हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं और सिम्बायोटिक हो सकते हैं। सेप्रोट्रॉफिक क्या है, अब अपन बात करेंगे कि सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक क्या होता है। सेप्रोट्रॉफिक का मतलब होता है कि जब भी ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो अपने फूड के लिए, राइट? तो दे डिपेंड्स,
So they depends on their own food from dead organic matter such as bread, rotten fruit, vegetable and dung. Is that clear? यदि हम बात करें पैरासिटिक की, तो पैरासिटिक कैसे हो सकते हैं? देखो, एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी हो सकते हैं और इंट्रा सेल्यूलर हो सकते हैं, बट सेप्रोट्रॉफिक ऑलवेज भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर, मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर होते हैं, लेकिन जब पैरासिटिक की हम बात करें तो दे आर इंट्रा सेल्यूलर और extracellular, right? Obtain their own food from living organisms such as plants, animals and human beings. और ये किससे लेते हैं अपना भोजन? लिविंग से। ये किससे लेते हैं? मोस्टली डेड से, राइट? नाउ सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब होता है कि यानी कि हमें एक दूसरे से कोई ना कोई लाभ हो, राइट? तो एग्जाम्पल लाइकेन्स एंड माइकोराइजा। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने देखा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था। इज दैट क्लियर? तो आशा करती हूँ, आई होप, आई थिंक कि आपको ये पार्ट बहुत अच्छे समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक थैंक यू।